जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुका है। 10 तारीख को उत्तर प्रदेश चुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा, लेकिन बीते दिनों उत्तर प्रदेश में ईवीएम पे फिर सवाल उठने लगा। अक्सर ये देखा गया है इससे पहले कि चुनाव खत्म होने के बाद जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सभी एक सुर में ईवीएम पे सवाल उठाने लगते हैं, आरोप लगाते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन कितनी इसमें सच्चाई है और क्या ये संभव है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी को। आप शिक्षक रहे हैं और शिक्षक रहने के साथ साथ आप चुनाव अधिकारी के तौर पे भी कार्यरत रहे हैं। आपने कई बार चुनाव अधिकारी के तौर पे भी काम किया है। ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों का सामंजस्य आपने देखा है, आपने उससे चुनाव को कराया है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ जो आरोप लग रहा है वो किस हद तक सही है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब की जो एग्जिट पोल आते ही बीजेपी को बढ़त मिली, सपा का एक हार दिखने लगी, इसके बाद ईवीएम पे सवाल फिर से उठने लगे, जैसा पुराने भी चुनाव में ये सामने आता रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? मुनीष जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और अच्छा हिंदी संदर्भ में है कि आज तक यह अनुत्तरित बना हुआ है जी। प्रश्न का उत्तर कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं हो सकता है, ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। और मेरी अपनी मान्यता है कि ज्ञान हमें भय से बाहर ले जाता है और अज्ञान हमें भयभीत करता है, डराता है जी। इसलिए सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया को भी चाहिए कि वो चुनाव की उस पूरी प्रक्रिया को जिसके अंतर्गत चुनाव संपन्न होता है, खास करके वोटिंग के मद्देनजर, उसे पब्लिक को बताना चाहिए जी। और जब पब्लिक उन सारी चीजों को जानेगी, समझेगी, तो फिर इन राजनेताओं का या भ्रम फैलाने की स्थिति तत्काल समाप्त हो जाएगी जी। बहुत सी जनता को ये पता ही नहीं है कि दरअसल ईवीएम या वीवीपैट जो होता है या जो काउंटिंग मशीन होती है, ये वर्क कैसे करता है जी। तो मैं सिर्फ उसी संदर्भ में आपको बताऊंगा और ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब मैं सारी कार्यप्रणाली बता दूंगा तो आपको स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि इन विपक्षी पार्टियों के द्वारा वर्तमान में जो कुछ कहा जा रहा है वो कितना उचित है और कितना अनुचित है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। जो ही चुनाव की तारीख डिक्लेयर होती है जी, सब कुछ अंडर कंट्रोल्ड बाई राष्ट्रपति, क्रिस्टल क्लियर। यानी कि उसमें भूमिका समाप्त हो जाती है और एक स्वतंत्र निष्पक्ष आयोग चुनाव की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए फ्रंट पे आ जाता है जी। चुनाव आचार संहिता लगते ही कोई भी सरकारी आदेश लागू नहीं हो सकता स्टेट गवर्नमेंट का। अब उसके बाद चुनाव आयोग जी, जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको इस चुनाव को संपादित कराने के लिए ट्रेनिंग के फ्लोर पे लाता है। ट्रेनिंग के फ्लोर पे क्यों ले आता है? क्योंकि उन्हीं के माध्यम से चुनाव हमें संपन्न कराना है। और अब हम पुरातन प्रक्रिया से निकल के नवीनतम प्रक्रिया के ऊपर आ गए हैं चुनाव कराने की दिशा में। पुरातन प्रक्रिया क्या थी? बड़ा आसान था, बहुत विशेष ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं होती थी। बैलेट बॉक्स हुआ करता था, मतपत्र होते थे, मुहर होती थी और आपको जाके एक एकांत वाले जगह पे मतपत्र पे ठप्पा लगा के उसे फोल्ड करने का तरीका आपको बताया जाता था, जो कि पीठासीन अधिकारी ही बता देता था, जो देता था बैलेट आपको, और फिर आप उस डब्बे में उसको डाल देते थे। लेकिन ये सारी प्रक्रिया अब मत प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में, एक्यूरेसी लाने की दिशा में, गड़बड़ियों को दूर करने की दिशा में हम नई पद्धति पे आ गए। अब ये नई पद्धति क्या है, इसे समझ लेना है। टोटल मतदान को संपन्न कराने में 3 मशीनों का इस्तेमाल होता है। एक जिसपे हम बटन दबाकर
उस बटन के समकक्ष बगल में उस पार्टी का सिंबल होता है जिस पार्टी को आपको बटन दबाना है अपने समझ से, वोट देना है। एक मशीन वो होती है जिसको आप ईवीएम बोलते हैं। फिर ये मत जो आपने दिया वो एक मशीन है जिसमें वो काउंट हो रही है, एक किया तो एक चली गई वो, और फिर बगल में एक वीपीएट मशीन करके है, वीवीपैट जिसको आप बोलते हैं, वह मशीन ईवीएम और जितना मत पड़ा उसको वेरीफाई करने के लिए है। तो वेरीफाई कैसे होता है? अगर आपने किसी एक चुनाव चिन्ह के ऊपर बटन दबाया तो वो काउंट हुआ और वही चुनाव चिन्ह एक पर्ची के रूप में उसके अंतर्गत आपको दिखाई भी देगी और 30 सेकंड के लिए वो रहती है, फिर वो कट के उसमें गिर जाएगी जी। अब आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति ईवीएम मशीन में छेड़खानी करे, वो जिस पैड में वो गिर रहा है उसमें छेड़खानी करे, काउंटिंग वाले में करे, तो वो इसलिए संभव नहीं है कि 1 घंटा पहले मतदान के, मैं फिर कह रहा हूं, जो भी दर्शक इस चीज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सावधानी पूर्वक मेरी बात सुने, जिससे कि वो किसी लोगों के बहकावे में ना आ पाए। 1 घंटा पूर्व मतदान के, अगर 7 बजे से मतदान है तो 6 बजे सारे पोलिंग एजेंट की उपस्थिति अनिवार्य है। जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वो अपने लेटर हेड के ऊपर जो है कि हमारा ये बंदा इस पोलिंग बूथ के ऊपर एजेंट होगा, वो लेटर हेड देख के वो भेजता है वहां पे जी। जो पोलिंग अफसर होगा उनको वो लेगा और फिर उनके समक्ष सबसे पहले वो इसका मांग पोलिंग कराएगा। मांग पोलिंग का मतलब है मतदान के पूर्व मतदान की प्रक्रिया को करके दिखलाना जी। तो सबसे पहले वो जो गणना की मशीन है, उस गणना की मशीन पे वो क्लोज बटन दबाएगा जी। उसके बाद आप कुछ भी ईवीएम मशीन में दबाते रहिए, वो रिकॉर्ड नहीं आएगा क्योंकि वो क्लोज हो चुका है। अच्छा। यानी ईवीएम ऑलरेडी क्या हो गई, क्लोज हो गई। और उसके बाद फिर वो टोटल मशीन को बटन को दबाएगा तो वो बताएगा कि इसके अंदर अगर पहले का कुछ भी मतदान किया हुआ है वो खट आ जाएगा रिजल्ट के साथ, 25 वोट है, 15 वोट है, लेकिन अमूमन वो क्लियर करके ही वो दिखाते हैं। क्लोज करने का मतलब कि अब बंद हो गया, टोटल का मतलब कि इसमें कोई नहीं है, 0 दिखाया। पहले उनको संतुष्ट वो करा देते हैं पोलिंग ऑफिसर की साहब इस मशीन में पहले से कोई भी मतदान गणना नहीं है। क्लियर जी। अब इसके बाद उन पोलिंग एजेंटों से कहा जाता है मांग पोलिंग करने के लिए। मांग पोलिंग क्या है? प्रत्येक एजेंट अपनी पार्टी के सिंबल पे कम से कम 3 बार वोट डालता है। अच्छा। 3 की संख्या भी वो देखता है स्क्रीन के ऊपर जी। और वो पर्ची जो कट के गिरती है 3 वो भी देखता है उसमें। मिनिमम 50 इस तरह की मॉक पोलिंग कराई जाती है। ये मतदान पूर्व की प्रक्रिया मैं बता रहा हूं जी, जी, जी। और फिर उसके बाद उस डब्बे में से जहां वो सारी पर्चियां गिरी हैं उसको निकाल के काउंट किया जाता है। फिर उसके बाद मतगणना मशीन पे क्लोज दबा के फिर उनसे बटन दबाने को कहा जाता है कि देखिए अब कोई वोटिंग पड़ रही है, वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं पड़ रही है। फिर उसके बाद वो टोटल दबाते हैं और जिसपे ये बताता है कि आपने कितना मत डाला था वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मतलब एक तरीके से रिजल्ट दिखाना। रिजल्ट अब गुंजाइश की कोई स्थिति नहीं रही जी। इतनी प्रक्रिया के बाद फिर वो उसको क्लोज करता है, दूसरे शब्दों में न्यूट्रलाइज करता है, दूसरे शब्दों में 0 कर देता है सब कुछ। और उनके सामने फिर वो मशीन सील की जाती है जी। कि अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यहां एक बात मैं बता दूं दर्शकों से, आपसे भी, कि बिना मशीन का सील तोड़े हुए कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और सील तोड़ने के बाद तो किसी को पता चल जाएगा कि सील तोड़ी गई है जी। इसके आगे की भी एक दिलचस्प बात बता दूं कि प्रत्येक ईवीएम मशीन का नंबर होता है, वो नंबर रजिस्टर्ड होता है, वो काउंटेड होता है बाकायदा चुनाव आयोग के द्वारा कि किस नंबर की मशीन किस पोलिंग बूथ पे भेजी जा रही है। तो कोई व्यक्ति जो है मशीन को बदल भी नहीं सकता, फिर तो वो दूसरे नंबर की मशीन हो जाएगी जी।
और अब यहां से एक और दिलचस्प बात मैं बता दूं, कुछ लोगों ने पिछले चुनाव में इस बात को कहा कि साहब ये तो मशीन हैक की जा सकती है। जी। लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है। चुनाव आयोग ने चुनौती दी थी दिल्ली के अंदर कि आप अपने हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट हैकर को ले आइए जी। और ये मशीन हैक करके दिखाइए आप। और आपको जान के आश्चर्य होगा मनोज जी, एक भी पॉलिटिकल पार्टी किसी हैकर को लेके नहीं आई जो इतना बितंडा खड़ा करते हैं और इतनी बातें कहते हैं। यहां एक दो छोटी बातें और मैं कह देना चाहूंगा आपसे। सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति फैलाने वाले ये हमारे राजनेता ही हैं। किसी को बुरा लगे और किसी को अच्छा लगे, इनकी परिभाषाएं बड़ी समझ के परे हैं। जब ये विपक्ष में होते हैं तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, और जो ही ये सत्ता पक्ष में आ जाते हैं लोकतंत्र ठीक हो जाता है। अगर ईवीएम मशीन इनके तरफ वोटिंग का रुझान दिखा दे, ये अगर मत जीत जाते हैं इलेक्शन, तो ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है। रिजल्ट विपरीत आ जाता है तो ईवीएम मशीन जो है वो खराब हो जाती है, सारा दोषारोपण उसके ऊपर हो जाता है। और यह मानसिकता उस देश के अंदर है जहां के तो कुछ नेता ऑस्ट्रेलिया तक से पढ़ के आए हुए हैं, और वो इसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि ये हो रहा है। यहां पे छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगा, शायद ये सवाल अब आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा कि अभी एक दो दिन पहले जो वाराणसी में हुआ ये सब क्या था। दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, आप सुने और अपनी आंखें खोलें। चुनाव की जो प्रक्रिया चुनाव आयोग कराता है उसमें वो ट्रेनिंग देता है। जिनको ट्रेनिंग देता है उनको फिर भेजता है मतदान कराने के लिए। मतदान करा के जब वो आते हैं तो मतगणना के पहले कुछ लोगों को वह काउंटिंग की प्रक्रिया करने की भी प्रशिक्षण को देता है और सिखाता है। जाहिर सी बात है मित्रों कि वो काउंटिंग की प्रक्रिया किस पे सिखाई जाएगी। ईवीएम और जो काउंटिंग मशीन लगी है उसी मशीन पे सिखाई जाएगी ना, क्योंकि मतगणना उसी मशीन से करनी है। लेकिन यहां पे जिन मशीनों पे मत डाले जाते हैं, ईवीएम पे और मतगणना वाला वीवीपैट वाली जो बात आप कह रहे हैं, ये सारे के सारे मतदान समाप्त होते ही सीआरपीएफ की सुरक्षा में, सेंट्रल रिजर्व फोर्स की सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में ले जाके जमा किए जाते हैं। कितना बड़ा झूठ ये पॉलिटिकल पार्टियां बोलती हैं। स्ट्रांग रूम में जमा है, सेंट्रल रिजर्व फोर्स पुलिस बाहर बैठा हुआ है। आप दोषारोपण किस पे लगा रहे हैं? और अगर दोषारोपण इन लोगों पे आप लगा रहे हैं तो बचा कौन पूरे देश में जिसके ऊपर आप विश्वास कर सके? वाराणसी की जो घटना है, उस वाराणसी की घटना में दरअसल मतगणना का प्रशिक्षण देने के लिए ईवीएम मशीन, जो डुप्लीकेट ईवीएम मशीनें थी, मतगणना वाली नहीं, डमी मशीनें जिनको आप बोलते हैं, वो लेकर यूपी कॉलेज ले जाया जा रहा था कि वहां प्रशिक्षण दिया जाए कि मतगणना कैसे होती है। और उसको घेर के ये बितंडा खड़ा किया गया वाराणसी के अंदर। यहां का डीएम बताता रहा कि आप देख लीजिए, इन मशीन जो मशीनें हैं, ईवीएम मशीन है, इनका नंबर, सीरीज नंबर वो दूसरा है। जिस पे वोटिंग पड़ा है उसका सीरीज दूसरा है। हाउ कैन इट में बी पॉसिबल कि हम इन मशीनों के अंदर वोटिंग डाल देंगे, वोट डाल देंगे? हाँ, उन्होंने ये चीज जरूर स्वीकार की, शायद अब आगे से ये भी होगा। उन्होंने ये मान के कि ये डमी मशीनें हैं, उन्होंने कोई फोर्स नहीं ली अपने साथ कि डमी मशीनों को ले जाके भी कोई क्या करेगा। न तो इसे वोट डाल के स्ट्रांग रूम में अंदर डलवा सकता है, ना ही इसका किसी तरह से वो दुरुपयोग कर सकता है। लिहाजा किसी फोर्स को ले जाने की जरूरत नहीं है। इस चीज को डीएम ने भी स्वीकार कर लिया कि नहीं, हमको वहां भी फोर्स खड़ा कर देना था। अभी जो आरोप लग रहे हैं ईवीएम को लेके, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी पे ही आरोप लग रहे हैं कि ये ही कराएगी क्योंकि वो सत्ता में है, तो क्या आपको लगता है चुनाव आयोग को इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और इस चीज को थोड़ा उलट दीजिए। आज अगर यूपी के अंदर सपा पार्टी लगा रही है तो कल को बीजेपी अगर विपक्ष में आ जाएगी तो ये भी लगाएगी ईवीएम पे आरोप।
दूध का धुला कोई नहीं है, आरोप लगाने में तो कोई दूध का धुला नहीं है। वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां जब सत्ता से बाहर हो जाएंगी तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, और जब आ जाएंगे सत्ता में तो लोकतंत्र सुरक्षित हो जाएगा। वो जब विपक्ष में चले जाएंगे तो सारी मशीनें गड़बड़ हो जाएंगी, और वो जब आ जाएंगे सत्ता पे तो सारी मशीनें ठीक हो जाएंगी। मैं यहाँ चुनाव आयोग से एक बात कहना चाहूंगा। कहने को तो दिल में बहुत सी बातें जो मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कहना चाहता हूं कि चुनाव की ये जो प्रक्रिया है, ये मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान के प्रत्येक आदमी को बताया जाए कि कैसे वोटिंग डाली जाती है, कैसे वीवीपैट काम करता है, कैसे जो है ईवीएम मशीन कार्य करता है। क्यों नहीं दिखाया जाता? अब आप एक लाइन बोल के चुनाव आयोग खाली हो जाएगा कि साहब चले जाइए, यूट्यूब के ऊपर तो पड़ा है, जिसको देखना है देख ले। अरे तो पूरा हिंदुस्तान वोट डाल रहा है, क्यों नहीं सब समझ रहे हैं कि ये राजनेता जो इस तरह की स्थिति कर रहे हैं वो गलत है? जी। डाल तो पूरा हिंदुस्तान रहा है वोट, नहीं वोट डालना एक अलग बात होगी, लेकिन उसकी फंक्शनिंग जो है, वो कार्रवाई जो है वो कैसे होती है, उसको पूरे देश को बताना चाहिए। मात्र प्रशिक्षण लेने वाले लोग तक ही वो सीमित क्यों रहे? जी, जी, जी। जब उसको सारा हिंदुस्तान देखेगा तो फिर वो इन नेताओं को भी करारा जवाब देगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, वहां ऐसा नहीं हो सकता। तो यह भी उनको करना चाहिए। फिर एक और भी बात है जो मेरे मन में है, जो मैं आज यहाँ कहना चाहूंगा। चुनाव आयोग के पास तो ये सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाले फॉर्म भरते होंगे, और चुनाव आयोग अपनी आंखों से देखता होगा कि पिछले 5 साल पहले जब ये आदमी आया था तो इसके ऊपर इतने अपराध थे, और अब आया है तो ये अपराध कम होने के बजाय और बढ़ गया है। तो चुनाव आयोग की कार्रवाई सिर्फ इतनी ही है कि एक कागज जमा करके बोले कि चुनाव लड़ लो और तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, तुम मंत्री बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। वो जो उसके अपराध का संख्या वो क्या होगा भाई? हम जानबूझ के जो है दोयम दर्जे के नागरिकों को अपने राजनेता के रूप में स्वीकार करें? हमने कहां का गुनाह किया है कि हमारे सर पे ये लोग बैठाए जा रहे हैं? तो मैं कहना चाहूंगा चुनाव आयोग से पूरी विनम्रता के साथ कि ऐसे सारे फॉर्म इकट्ठे किए जाएं और सीधा लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाए कि 3 महीने के अंदर इनका फैसला कीजिए, या तो इनको इस पार कर दीजिए या इनको सजा कीजिए, तो जेल की सलाखों में डाल दीजिए। चुनाव वही लड़ेगा जिसके ऊपर कोई अपराध साबित न होता हो। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल। क्या संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है? पागल, दिवालिया, हत्यारा, इनमें से कोई कैरेक्टर उसके पास है तो चुनाव नहीं लड़ सकता? और मैं तो यहां देख रहा हूं सब वही हो रहा है। इतना ही नहीं, एक और चीज जोड़ देना चाहूंगा। हम जनता को भले पता ना हो, 5 साल के बाद वो नेता आता है चुनाव लड़ने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी 5 गुना 6 गुना है और लिख रहा है इन राइटिंग जी। वो अपनी सिग्नेचर करके, या दूसरे शब्दों में कहूं तो आपको चुनौती देते हुए कह रहा है कि हमारा सब कुछ है, आपको जो करते बने कर लीजिए, हम तो चुनाव लड़ेंगे। नहीं, उसका एक आसान तरीका है, ऐसे लोगों का नत्थी करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दीजिए, ईडी को, और 3 महीने के अंदर उनको बोलिए कि चुनाव होने के 3 महीने पहले फॉर्म भरा जाएगा, 1 महीने के अंदर सारी इंक्वायरी करके पता करें कि ये संपत्ति, पैसा इनके पास आया है। परमानेंट नौकरी नहीं करते और संपत्ति 5 गुना बढ़ रही है। यहाँ तो नौकरी करने वालों की संपत्ति जो है दुगना नहीं हो पा रही है, इनके तो 5-5 गुने हो जा रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत एक ही है। अब जो बात मैं कहूंगा वो सबको पीड़ाजनक हो जाएगी। दिक्कत यह है कि इस तरह के कार्य करने वाले तो सभी पार्टी में हैं। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कानून बनाएगा कौन? आज हमारे पास जो सिलेक्शन है वो ईमानदार और चोर के बीच नहीं है। हमारे पास सिलेक्शन है बड़ा चोर और छोटा चोर। तो ऐसे में तो कोई सत्ता के शीर्ष पे वो आदमी आना चाहिए जिसको ऐसा लगता है कि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं, और अगर कहीं वो आध्यात्मिक हुआ तो ये सारी कार्रवाइयों को कर गुजरेगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति की आशा हम इस हिंदुस्तान में कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा कोई आए जो इन सारी चीजों से बाहर करके जनता को एक स्वच्छ अच्छा राजनेता दे। अच्छा, एक चीज और सर जोड़ना चाहूंगा इसमें, और सवाल है मेरा कि एग्जिट पोल आने के बाद ही क्यों अखिलेश यादव को ये लगा कि ईवीएम खराब है या ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है?
ये आपका प्रश्न तो बड़ा अद्भुत है। किसी व्यक्ति को आप कह दें कि वो हारने जा रहा है और फिर आप कहें कि भाई रिएक्शन मत करना। अरे किसी मुर्गे का अगर गर्दन कटेगी तो क्या उसे तड़पने की भी इजाजत नहीं होगी? मैं सिरे से इस बात को कहना चाहूंगा चुनाव आयोग से कि किसी तरह के एग्जिट पोल को नहीं आना चाहिए। मेरी अपनी मान्यता है, जब ओरिजिनल रिजल्ट आने वाला है तो एग्जिट पोल को देने का क्या मतलब है? और उस बीच हिंदुस्तान के अंदर तमाम लड़के परीक्षा देते हैं, उनका कभी एग्जिट पोल आया क्या हिंदुस्तान में? नहीं। हर व्यक्ति अपना एग्जिट पोल खूब समझ रहा है। मैं एक टीचर रहा हूं, पेपर देने वाला हर लड़का अच्छी तरह से जानता है कि इस पेपर में मैं पास हो रहा हूं या मैं फेल हो रहा हूं। अब उसकी खाली हिम्मत बढ़ाने के लिए अगर मैं उसको कह दूं कि बेटा तुम 100 में 100 पा रहे हो और कहीं रिजल्ट आने के बाद 100 में 100 नहीं पाया और उसने सुसाइड कर लिया, तो इसकी जिम्मेदारी वो आदमी लेगा जिसने कहा था कि 100 में 100 आएगा? मैं पूछना चाहूंगा कि इस तरह का जो ये कहा किया जा रहा है एग्जिट पोल, मैं कहता हूं कि रिजल्ट आने के बाद एग्जिट पोल से वो अगर टैली नहीं करता है तो क्या इन एग्जिट पोल करने वालों के ऊपर कार्रवाई होगी? यह भी तो जनता को भ्रमित करने का कार्य हुआ। यह भी तो लोगों को 2 ही दिन लेकिन धोखे में रखने की बात तो हुई। इसके ऊपर सख्ती से आप कहते हैं कि साहब चुनाव के दौरान कोई एग्जिट पोल नहीं बताया जाएगा। क्यों? आप ये कहते हैं कि इसका कारण ये है कि इलेक्शन प्रभावित हो सकता है। मैं तो यहां दूसरी बात कह रहा हूं कि एग्जिट पोल बता के आप प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जिसके फेवर में आप नहीं दिखा रहे हैं वो तो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो ही रहा है, और 2 ही दिन के बाद अगर आना है तो फिर एग्जिट पोल दिखाने की क्या जरूरत है? तो जाहिर सी बात है कि जितने मीडिया हाउसेस हैं जी, ये इनके टीआरपी बढ़ाने का, दर्शकों को अपने से बांध के रखने का एक तरीका है एग्जिट पोल। लोग उसको खोल रहे हैं, देख रहे हैं, 2 दिन ही खुश हो ले, पता नहीं रिजल्ट किसके फेवर में आएगा। लेकिन मेरी ये मान्यता है कि एग्जिट पोल के ऊपर बैन लगना चाहिए। इसे बिल्कुल प्रचारित और प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए और सीधा ले जाना चाहिए मेन रिजल्ट के फ्लोर पे। वहां से सारी चीजें स्पष्ट हो जाए कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, किसके फेवर में कितना गया, किसके फेवर में नहीं गया, और फिर वो आत्ममंथन करे कि इसके पीछे रीजन या कारण क्या रहा होगा। तो मेरी तो सोच यही है एग्जिट पोल को लेकर। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों की काफी आंखें खोल दी, और एग्जिट पोल के बाद जो बवाल शुरू हुआ है विपक्षियों द्वारा, वो एक करवट तो बैठेगा ही, या हार में या जीत में, और वो जल्द ही हमें पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।